हेलो। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम 10th स्टैंडर्ड के कोर्स में सीबीएसई के इंग्लिश के कोर्स में जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो फिफ्थ चैप्टर है। अब ये फिफ्थ चैप्टर में जो स्टोरी है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है द बेकर्स फ्रॉम गोवा वो करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर मतलब जो बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, इस तरह के जो बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेकर कहा जाता है। सो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी। तो ये जो स्टोरी है ये एक गोवा के एक बेकर की है, उसके बारे में है। गोवा में हमको पता है पोर्तुगीज़ थे वहाँ पर, तो वो कल्चर काफ़ी अभी भी वहाँ पर प्रोमिनेंट है। तो वहाँ पर बेकरी आइटम जो है डे टू डे लाइफ में ब्रेड और बेकरी के दूसरे आइटम्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये जो बेकर्स ये एक्चुअली अब तो शायद नहीं है इस तरह से, अब तो सारा लाइफस्टाइल बदल गया, लेकिन पहले बेकर्स घर घर जाकर ब्रेड सेल करते थे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनका रोल हुआ करता था। तो उसके बारे में ये एक पेन पोर्ट्रेट है। तो लेट अस रीड अबाउट हिम। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो अक्सर रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब बहुत फॉन्डली याद करते हैं हमारे पुराने दिनों को। नॉस्टैल्जिकली उनको बड़ा नॉस्टैल्जिया होता है पुराने दिनों को याद करके, बड़ा हमेशा याद करते रहते हैं बड़े प्यार से। गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, जो पोर्तुगीज डेज जब पोर्तुगीज लोग यहाँ पर गोवा में उनका राज था। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोफ मतलब एक लोफ होता है ब्रेड का, जो ब्रेड का ऐसा जो रेक्टेंगुलर शेप का लोफ होता है, फिर उसको कट करके हम ब्रेड के स्लाइसेस बनाते हैं, और लोफ का प्लूरल इज लोव्स। तो पोर्तुगीज और उनके जो ब्रेड के लोज जो थे उसके बारे में। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब उस तरह के जो प्रचलन में थे ब्रेड के लोज, वो तो अब खाने वाले लोग तो शायद चले गए, लेकिन वैसे लोज बनाने वाले लोग अभी भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. अभी भी हमारे बीच में उस तरह के जो मिक्सर्स होते, उस तरह के जो ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के जो मिक्सर्स जिन होते थे सॉरी, वो रखने वाले, उस तरह के मोल्ड्स जो पुराने तरीके से ब्रेड बनाने के जो मोल्ड थे, वो मोल्ड जिनके पास हैं, और उस तरह के ब्रेड के लोज बनाने वाले बेकर्स अभी भी हमारे पास है, मतलब अभी भी गोवा में है। Those age old time tested furnaces still exist. वो पुरानी पुरानी जो फर्नेसेस मतलब भट्टियां जिसमें ब्रेड को सेका जाता था, वो भट्टियां भी अभी भी फर्नेसेस भट्टियां जिसमें एक्चुअली पुराने इसमें तो अब तो हम अवन में करते हैं, तब अवन में नहीं होता था, तब अवन थे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो उस वक्त फर्नेस हुआ करती थी, मतलब उसमें आग जलाकर कोयला या लकड़ी को जलाकर आग जलाई जाती थी और उसमें ब्रेड को सेका जाता था, या उस जैसे हमारे चूल्हे पर खाना बनता था ना, उसी तरह ब्रेड को से भी बेक करने का मतलब सारे बेकरी आइटम को फर्नेसेस में बेक किया जाता था। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो फर्नेसेस की जो फायर है वो अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं, एक्सटिंग्विश मतलब गायब हो जाना, अभी तक नहीं हुई है, वो अभी तक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू। थर्ड मतलब वो जो ऐसे धम धम करके जो आवाज आता है बाम्बू बाम्बू का, heralding his arrival in the morning, heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और मतलब वो जो बेकर्स आते थे जो ब्रेड बेचने के लिए,
वो एक बाम्बू को ऐसे जमीन पर ठोकते ठोकते आते थे, तो उसका जो आवाज होता था उससे पता चलता था कि बेकर आ गया है। तो वो अभी भी हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग कि भाई बेकर आ गया है। कैसे पता चला? तो वो उसके बाम्बू का आवाज आ रहा है, दैट इज द हेराल्डिंग। हेराल्डिंग मतलब अनाउंसमेंट कि बेकर है इज कमिंग, बेकर बेकर हैज अराइव्ड, आ गए हैं। तो वो अभी भी गोवा के कुछ प्लेसेस में अभी भी उस तरह के जो बेकर्स हैं वो आते हैं, इस तरह के बाम्बू को बजाते बजाते आते हैं। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. शायद फादर जो पहले की पीढ़ी के जो थे, उनके फादर जो इस बिजनेस को करते थे, अब वो शायद नहीं रहे, मगर उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी भी इस प्रोफेशन को आगे चला रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। आज भी गोवा में इनको पैडर बोला जाता है। इस तरह के बेकर्स जो हैं उनको पैडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। हमारे चाइल्डहुड में, बचपन में, मतलब जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जब बचपन में उनके जब वो गांव में रहते थे गोवा में, तो ये जो बेकर्स हैं ये उनके फ्रेंड की तरह होते थे। अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, ये हमारे फ्रेंड कंपेनियन और गाइड भी होते थे। हम उनसे सलाह मशवरा भी करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अब बेकर दिन में 2 बार आते थे, एक बार सुबह और एक बार शाम को। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज्ड बास्केट। एक बार सुबह जब वो उनके जो बेकरी आइटम है उनको बेचने निकलते थे, और एक बार जब वो लौटते थे, जब सब कुछ बेच कर और सब कुछ उनको जो खाली उनकी बास्केट खाली रहती थी, जाते तो पूरी भरी हुई होती थी क्योंकि सारा सामान लेकर निकलते थे बेचने। फिर पूरे दिन वो घूमते घूमते उनका सारा जो बेकरी के आइटम्स हैं उसको बेचकर फिर वापस उसी रूट से वापस आते थे। तो आते वक्त उनकी बास्केट लगभग खत्म, मतलब खाली हो गई होती थी क्योंकि उनकी सारी चीजें खत्म हो गई होती थी। तो इस तरह से बेकर जो थे वो 2 बार उनके एरिया में आते थे, सुबह एक बार बेचने के वक्त और एक बार वापस घर लौटते समय। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. वो जो उनका वो जिंगलिंग, वो जो आवाज आता था, वो थड़ को वो बजाते बजाते जब चलते थे, उससे हम लोग जाग जाते थे। हम सोते रहते थे, बच्चे, छोटे बच्चे देर से उठते हैं, या तो फिर ये बेकर बहुत जल्दी निकलते होंगे क्योंकि पूरे गांव में घूमना है। तो बच्चे उस आवाज से, उनके जो वो जो थड़ का जो आवाज था, उस बाम्बू के आवाज से बच्चे उठ जाते थे और उठते दौड़ पड़ते थे इनसे मिलने। उनको जाके मिलते थे, मीट एंड ग्रीट देम, उनसे हम लोग बात बात भी करते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? उस लोफ के प्रेम की वजह से ऐसा था? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था। द लवर्स वेर, सॉरी, नॉट एट ऑल, द लोव्स वेर ब्रॉड बाय सम बास्किन और बास्टिन। मतलब ये जो लव्स थे ना, हम जाकर वो खरीदते नहीं थे। ये तो हमारे घर के जो सर्वेंट्स थे वो लेकर आते थे, वो ब्रेड के जो लव्स होते थे वो तो वो लेकर आते थे। हम तो कभी खरीदते वरीदते नहीं थे, लेकिन हमको बेकर से मिलना होता था, इसलिए हम दौड़ के उसके, जैसे उनके बाबू का आवाज आता था हम लोग दौड़ के चले जाते थे। बास्किन और बास्टिन मतलब जो घर में जो लेडीज सर्वेंट होती है ना, हाउस हेल्प होती है, जो लेडीज मेड्स जिसको हम बोलते हैं, उनको बास्किन और बास्टिन बोला जाता है। मतलब ये ओल्ड इंग्लिश में बोला जाता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वॉट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। हमको क्या, किस चीज के लिए हम इतने इंटरेस्टेड होते थे उन बेकर से मिलने में, कि वो ब्रेड बैंगल लेकर आते थे और वो हम बड़े ध्यान से चुन चुन कर लेते थे उनके पास से। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी वो जो नॉर्मल ब्रेड का तो हमेशा होते थे, लेकिन कभी कभी स्वीट भी होते थे। मतलब कभी स्पेशल ओकेजन्स पर या कभी कोई कारण से वो कोई स्वीट ब्रेड भी बनाते थे और उसके स्वीट बेंगल्स भी हुआ करते थे। सो वो उसमें बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था, इसलिए ये लोग दौड़कर, जब जैसे बेकर का आने का आवाज आता था, उनके बाम्बू का आवाज आता था, ये नींद से उठकर दौड़कर भागकर और बेकर से मिलने जाते थे और वो जो बेंगल से उनको चुन लिया करते थे।
The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. अब ये जो बेकर है उनकी स्पेशल जो एंट्री होती थी वो उनके जो बाम्बू का ऐसे झांग झांग आवाज आता था, तो वो मतलब एक जिसको बाम्बू स्टाफ मतलब जैसे वेपन होता है, एक नुकीला, एक तरफ से नुकीला और दूसरी तरफ से एक तरफ से तो बाम्बू मतलब पूरा बाम्बू एक तरफ से तो जैसे रेगुलर होता है, एक तरह से उसका शार्प कर दिया जाता है, वो शिकार के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है स्टाफ, उस तरह का इनका बाम्बू होता था, तो उसको ऐसे ठोकते ठोकते आते थे तो उसका उसका आवाज झांग झांग करके हुआ करता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बाम्बू ऑन द ग्राउंड. तो एक हाथ में वो बाम्बू हुआ करता था जिसको वो जोर जोर से बजाते बजाते आते थे, और दूसरे हाथ से वो अपने सिर पे एक बड़ी सी बास्केट रख के उसमें और वो सारे उनके जो बेकरी के आइटम रखे हुए होते थे वो उससे पकड़ा हुआ होता था दूसरे हाथ से बाम्बू. जैसे हमने आप लोगों ने कभी पता नहीं आजकल तो नहीं है लेकिन पहले सारे शहरों में भी हुआ करता था, गांव में तो अभी भी है कि स्पेशली लेडीज होती हैं जो सब्जी बेचने आती है, तो सिर पे बड़ी सी बास्केट रख के उसमें सब्जियां रखकर बेचने आती है. तो पहले ये शहरों में भी आती थी, अब तो नहीं है, खत्म हो गया रिवाज, लेकिन गांव में अभी भी है. तो उसी तरह ये जो जिसको पैटर बोलते हैं ये लोग बेकरी आइटम उनके बड़े से बास्केट में रखकर बेचने आते थे. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. वो जो बेकर आते थे वो लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो मुख्य महिला होती थी, उनको गुड मॉर्निंग कहते थे, उनको ग्रीट करते थे. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू. और फिर वो उनकी वो जो बास्केट होती थी उसको ऐसे वर्टिकल बाम्बू पर टिका देते थे. आई एम सॉरी. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम सब बच्चों को ऐसे थोड़ा सा डांट के साइड में करके, क्योंकि हम तो तुरंत दौड़ के जाते थे, सब हंगामा करते होंगे ना बच्चे, वो उसको घेर लेते होंगे, मैं ये लूंगा, मैं ये वाला बेंगल लूंगा, ऐसे सब करते होंगे, तो हमको थोड़ा सा डांट के, हल्के से डांट के साइड में कर दिया जाता था. और जो सर्वेंट्स होती थी घर की, वो फिर उसमें से कौन सा ब्रेड का लोफ लेना है वो उसको चूज करके ले लिया करती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. पर हम भी कोई हार मानने वालों में से तो थे नहीं, हम गिव अप नहीं करते थे, हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. हम या तो किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या किसी छज्जा होता है ना, पैरापेट मतलब छज्जा, थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट, छत का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उस पर चढ़ जाते थे, उसमें उसमें से झांक झांक कर देखते थे कि भाई क्या है अंदर. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. अभी भी मुझे उतने बचपन की जो तब इतने सालों पहले का जो अभी भी याद है कि वो जो फ्रेग्रेंस, एक खुशबू आती है ना बेकरी प्रोडक्ट की, खुशबू होती है, स्पेशली जब वो बेक हो रहे होते हैं तो तब तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है. और बेक होने के बाद भी बेकरी प्रोडक्ट मतलब ब्रेड है या बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है. तो द राइटर स्टिल रिमेम्बर्स दैट फ्रेग्रेंस. लोज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. बड़ों के लिए वो लोज होते थे और छोटों के लिए बैंगल्स होते थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली. अब वो जब ब्रेड के बैंगल्स मिलते थे तो हम ना तो ब्रश करते थे ना फिर कुल्ला करते थे, मतलब रिंस द माउथ. हम भी मतलब किसी ने घर के बड़ों ने जबरदस्ती से कराया तो ही, अदरवाइज हम तो उसकी भी केयर नहीं करते थे और हमको वो खाना होता था. एंड वाई शुड वी. और हमने क्यों करना चाहिए. बचपन में ऐसे होता है ना, हमको लगता है क्या ब्रश करना है, क्या मुंह कुल्ला करना है, क्या मुंह धोना है. तो बच्चे छोटी उम्र के हैं तो उनको लगता है कि वाई शुड वी डू दैट. करना चाहिए हाँ, लेकिन हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट. बट एनीवे, एंड वाई शुड वी Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. अच्छा हाँ, दूसरी, अभी तो हमारे पास तो देखिए ब्रश है, टूथब्रश है, उस पर हम पेस्ट लगाते हैं, फटाफट हम ब्रश निकाला, पेस्ट लगाया, ब्रश किया, डन. अब तो इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गए हैं, मतलब इवन यू डोंट हैव टू मैन्युअली डू दैट. उस वक्त ना दातून हुआ करते थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, हेल्थ के वाइज इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो वो उसको प्लग करो, उसको थोड़ा-सा शार्प मतलब थोड़ा-सा छीलना पड़ता था उसको, या फिर दाँतों में चबा-चबा कर उसको थोड़ा-सा
एज जैसा लाना पड़ता था, और फिर उससे तो इट्स अ टीडियस लॉन्ग प्रोसेस, और उसका थोड़ा मतलब ऐसा बिटर सा टेस्ट भी होता है जब आप वो दातून जो होते हैं, क्योंकि वो किसी झाड़ी या तो मैंगो की होती है या बबूल की होती है, उसकी छोटी सी टहनी होती है, एक छोटी सी पतली सी ब्रांच होती है, बिल्कुल नरम वाली, जो आप चबाकर उसको कट कर सके, तो उसका स्वाद भी थोड़ा सा कसैला सा होता है, बिटर सा होता है, और वो एक मेहनत वाला काम है, पहले वो तोड़ो, फिर उसको ब्रश करने लायक बनाओ, तो दैट नोबडी लाइक्स, और सुबह सुबह कौन करे, हालांकि सुबह सुबह करना ही पड़ता था, पर वो जितना अवॉइड कर सके उसको करने की कोशिश करते थे। सो चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी नॉट टू ब्रश, तो वो दौड़े भाग के पहुंच जाते थे बेकर के पास, बेंगल लिए और स्टार्ट ईटिंग। एनीवे, एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और वो नेसेसरी क्यों था? बचपन में ऐसे ही लगता है ना, सारी जो आदतें होती है, सारी डिसिप्लिन जो पेरेंट्स हमको या घर के बड़े लोग जो हमको जो डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, तो बचपन में लगता नहीं यार ये क्यों, व्हाई, क्या जरूरत है इसके, बगैर हम क्यों नहीं रह सकते, हर किसी को लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको पता चलता है कि हाँ ये तो जरूरी है। द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ, भाई शेर थोड़ी ना ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, जब गर्म चाय पियेंगे तो सारे दांत वात सब साफ हो ही जाने हैं ना, क्या इसके लिए ब्रश अलग से क्यों करना है? गुड लॉजिक। ओके, सो ये सब बचपन में सबके दिमाग में ऐसे सब ख्याल आते ही हैं, है ना, तो वेरी नेचुरल। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, और उस समय जब ये राइटर वाज यंग चाइल्ड, तो उस समय मैरिज में के गिफ्ट में बोल नाम का एक ब्रेड देने की, स्वीट ब्रेड तो होता था जिसको बोल कहा जाता, वो देने की प्रथा थी, और अगर ये नहीं हो तो दैट गिफ्ट बिकम्स मीनिंगलेस, मतलब दैट वाज सो सच ए इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट बोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मैरिज गिफ्ट, just as a party or a feast loses its charm without bread, और किसी भी पार्टी में, किसी भी फीस्ट में, कहीं भी कोई भी पार्टी हो, कुछ भी कोई ओकेजन हो, उसमें ब्रेड जो है फीस्ट में, मतलब पार्टी में, पार्टी का जो खाना है उसमें ब्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रेड के बगैर तो पार्टी हो ही नहीं सकती थी। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. मतलब मेरे पास तो आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली एक्सप्रेस व्हाट द राइटर इज सेइंग, कि ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि किस तरह से वो बताएं, उनके पास शब्द नहीं है कि वो बेकर जो होते थे उस समय, वो उस विलेज के लिए, उस गांव के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते थे, मतलब बेकर के बगैर उनकी सोशल लाइफ ही पूरी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा, मतलब डेली लाइफ तो उनकी डिस्टर्ब हो ही जाती, क्योंकि रोज सुबह उठते पहला काम उनको ब्रेड चाहिए होता था, उनका डेली जो उनके मील्स थे उसमें ब्रेड वाज द मेन कंपोनेंट। तो और इसी तरह सोशल लाइफ में भी, जैसे मैरिजेस हैं, पार्टीज हैं, उसमें ब्रेड और ब्रेड के अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो ही सेज, द राइटर सेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू explain the importance of bakers in the for the village in those times. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अगर किसी के घर में किसी की बेटी की शादी है, एंगेजमेंट, सॉरी शादी नहीं, एंगेजमेंट है उसकी, तो उसकी जो मदर है, या उस घर की जो मेन लेडी है, मतलब उस लड़की की जो मदर है, शी हैज टू प्रिपेयर सैंडविचेस, दैट यूज्ड टू बी अ ट्रेडिशन, दैट माइट बी अ ट्रेडिशन नाउ ऑल्सो, बट उस समय में ये ट्रेडिशन था कि जो दुल्हन है, जिसकी शादी होनी है, उस लड़की की जो माता है, मतलब माता जी हैं, जो उसकी मदर है, she needs to prepare sandwiches, so that is very important. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. ये बोलिनहास केक्स तो हमको पता है, हम सब भी खाते हैं, बोलिनहास भी एक तरह की मिठाई है, तो वो जो जैसे हमारे यहाँ दिवाली में मिठाइयाँ बनती है, या क्रिसमस में, अब हमको भी पता है क्रिसमस का जो कल्चर है कि उसमें केक्स बनते हैं, तो उसी तरह से ये केक्स और ये जो बोलिनहास है, ये क्रिसमस में और सारे दूसरे जो फेस्टिवल्स है उसमें बनाना एक तरह से अनिवार्य था, मतलब वो बनते ही थे। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसलिए
जो फर्नेस जो बेकर का था, उसका होना किसी भी गांव के लिए एक तरह से इसेंशियल था। उसका फर्नेस माने बेकर का होना। फर्नेस क्या होता है? बेकरी आइटम को बेक करने के लिए, ब्रेड, कुकीज एंड ऑल। तो फर्नेस का होना मतलब किसी भी बेकर का होना उस गांव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बेकर के बगैर ना तो डेली लाइफ ठीक से चल सकती थी और ना ही कोई किसी तरह के फेस्टिवल्स, किसी तरह के ओकेजन्स भी बेकर के बगैर कंप्लीट नहीं थे, उसके आइटम के बगैर कंप्लीट नहीं थे। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. वो लोग एक टिपिकल, ये जो बेकर उस समय के थे वो एक टिपिकल पिक्यूलियर मतलब एक पर्टिकुलर तरीके का ड्रेस पहनते थे, उसको कबाई बोला जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक फ्रॉक की तरह होता था, मतलब जैसे गाउन होते हैं ना, तो गाउन लेकिन वो नी तक, मतलब फ्रॉक ऐसे नी तक, पूरा नीचे तक नहीं, नी तक ही होता था। In our childhood, it was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अभी उसके बाद जब ये ट्रेडिशनल ड्रेस था बेकर्स का, पर जब ये जो राइटर्स जब छोटे थे तब उनके समय में बेकर्स उस तरह के वो जो कबाई नाम का जो ड्रेस है वो नहीं पहना करते थे। वो उस वक्त क्या पहनते थे? पैंट और शर्ट पहनते थे, लेकिन उनकी जो पैंट थी वो फुल लेंथ नहीं हुआ करती थी। उनकी पैंट जो थी वो शॉर्ट ना फुल लेंथ एंड मतलब हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी लेकिन फुल पैंट से छोटी, ऐसी मतलब इन बिटवीन उनकी ऐसी वो 3/4 काइंड ऑफ अ पैंट। आजकल तो चलन है जिस पहनने का 3/4, उस तरह की पैंट वो लोग पहनते थे और उसके ऊपर शर्ट पहनते थे। पर ट्रेडिशनली वो लोग कबाई नाम का जो नी लेंथ फ्रॉक जैसा होता था वो पहना करते थे। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a paddler. आज भी मतलब गोवा में ऐसा ही है कि कोई भी अगर नी लेंथ से थोड़ी बड़ी पैंट पहनता है तो लोग उसको पैडर बोलते हैं, उसको पैडर बुलाते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये बेकर क्या करते थे? पूरे महीने ब्रेड सप्लाई करते थे और उनके उनके जो बिल मतलब उनका जो पैसा जो होता था वो कलेक्ट महीने के आखिरी में उसको कलेक्ट किया करते थे, पैसे लेने आखिरी में आते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अच्छा, इसका रिकॉर्ड कैसा होता था कि ऐसे कोई कागज पेन या ऐसा कोई डायरी या कोई बिल या ऐसा कुछ नहीं, घर की एक कोई दीवार हुआ करती थी, उस पर लिखा जाता, उस पर वो आज इतने ब्रेड हैं, आज इतने बेंगल्स लिए, इसका रिकॉर्ड शायद तारीख लिखते होंगे और उसके सामने उसका हिसाब लिखते होंगे, ऐसे दीवार पर लिख कर रखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग जरूर बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा था, क्योंकि रोज सभी लोगों को हर घर में बेकिंग के, क्योंकि वहाँ का जो स्टेपल फूड था वो ब्रेड था, तो इस वजह से उनकी ज़रूरत थी, तो दैट वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं किया, वो कभी भूखे नहीं रहे। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. क्योंकि बेकर, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स भी हमेशा प्रॉस्परस मतलब खुश, हैप्पी एंड प्रॉस्परस, खुश और समृद्ध दिखते थे। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, मतलब देख के पता चलता था कि दे आर हैप्पी एंड दे आर फेड वेल, मतलब वो हेल्दी हुआ करते थे। सॉरी, देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनकी जो प्लम फिगर, प्लम मतलब ऐसे प्लम क्या आकार का जो होता था, फैट होते थे, मतलब थोड़े से गोल मटोल से, वो खुद बेकर, उनके फैमिली के मेंबर्स भी और उनके सर्वेंट्स भी, जनरली, नॉट नेसेसरी कि एवरीवन बट जनरली, इसका मतलब क्या, ठीक से खाना पीना उनका सब ठीक, मतलब देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड, सो एवरीबडी इज फेड वेल, सो दे हैव प्लम बॉडीज, मतलब थोड़े फैट बॉडी है। तो उस पर से दैट इज एन ओपन टेस्टिमनी। ओपन टेस्टिमनी मतलब एक तरह से प्रूफ है, पब्लिक प्रूफ है आपके पास की, और कुछ बताने की जरूरत नहीं, दिख रहा है सामने। मतलब वो हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं ना, कि भाई हाथ का कंगन आपके हाथ में तो पहना हुआ है, आपको आईने में देखने की थोड़ी जरूरत है, सामने दिख रहा है, उस तरह से इट्स एन ओपन टेस्टिमनी कि भाई वो लोग दे आर
doing well, they are well fed. Their plum physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी जो जैकफ्रूट फ्रूट मतलब आपको पता है ना, कटहल जो होता है, मतलब कटहल कैसा होता है, थोड़ा सा कटहल का साइज ऐसे होता है ना कि कटहल इस तरह से होता है, ऐसे शेप होता है कटहल का कि ऊपर से थोड़ा सा नैरो और फिर बीच से ऐसे फैला हुआ और फिर नैरो। तो इस तरह के फिजिक मतलब थोड़ा सा बीच का हिस्सा जरा फैला हुआ इस तरह से, जिसका पेट थोड़ा निकला हुआ है या ऐसे बीच का पोर्शन। तो ऐसे जो जैक फ्रूट के शेप के लोग, अगर आप किसी की बॉडी होती तो उसको आज भी गोवा में मतलब ऐसे भी बोलते होंगे शायद, तो उसको बेकर बोला जाता है, क्योंकि बेकर यूजुअली इस तरह से हट्टे कट्टे हुआ करते थे उस समय। तो इसका मतलब कि वो लोग सुखी थे, संपन्न थे, अच्छे से कमा रहे थे, अच्छे से खा रहे थे, वो भी, उनकी फैमिली पर, उनके सर्वेंट्स भी। सो बेकर जो थे वो गोवा के कल्चर में आज भी हैं, क्योंकि गोवा में थोड़ा कल्चर इसी तरह का है कि वहाँ पर आज भी उनका जो स्टेपल फूड है, उनके फूड में बेकरी आइटम्स का इम्पोर्टेंस बहुत है, ब्रेड का इम्पोर्टेंस बहुत है, कुकीज़ एंड केक्स एंड एवरीथिंग। उस समय तो दैट वाज कम्प्लीटली देयर स्टेपल फूड। सो दिस इज़ अ स्वीट शॉर्ट स्टोरी, और हमको उसकी वजह से गोवा के कल्चर के बारे में थोड़ा सा पता चला, एंड वी ऑल्सो वेंट इनटू द पास्ट विद द राइटर। तो ये गोवा के बेकर्स की छोटी सी स्टोरी है। तो आज के वीडियो में अभी हम इतनी ही पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो स्टोरी है, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।